2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति समेत संगठन विस्तार को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी क्रम में देहरादून महानगर महिला कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव से पहले संगठन विस्तार को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इस पर जानकारी देते हुए उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने संगठन विस्तार को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष उर्मिला थापर की अगुवाई में महानगर कमेटी और बूथ कमेटी का गठन किया गया, जिसमें देहरादून महानगर के 50 वार्डों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत महासचिव और सचिव नियुक्त किए गए। जो महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष उर्मिला थापर जी, उन्होंने जो महानगर कमेटी और जो बूथ कमेटी है उसका गठन किया और उसके अंदर हम लोगों ने हर देहरादून के 50 वार्डों में आज वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति करी और पूरा महानगर की जो पूरी कमेटी है, उपाध्यक्ष महानगर का, महासचिव, सचिव, उनकी नियुक्ति करी है। उसमें हम आने वाले जो वक्त है उसमें हम लोगों ने उनको एक टारगेट दिया है कि हमें हर वार्ड से 25 महिलाएं महिला कांग्रेस के संगठन के साथ जोड़नी है। रुक करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि डोईवाला तहसील की माजरी ग्रांट ग्राम पंचायत में रेशम माजरी गांव में जाखन नदी के किनारे प्रस्तावित स्टोन क्रैशर को लेकर गांव के लोगों में बेहद नाराजगी है। गांव के तमाम ग्रामीण और किसानों ने आज बैठक की और स्टोन क्रैशर के निर्माण को रोकने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही सोमवार को प्रस्ताव ज्ञापन के रूप में एसडीएम डोईवाला को देंगे, जिसमें ग्रामीण स्टोन क्रैशर के निर्माण की परमिशन को रद्द करने की मांग करेंगे। ये देखिए, ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नशे के विरुद्ध अभियान चलाया है, जिसमें इसके तहत नशे की रोकथाम के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और नशा कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। उसी क्रम में कोतवाली जसपुर पुलिस ने नशा तस्कर राजकुमार को प्रतिबंधित कैप्सूल, टैबलेट और इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके आधार पर कोतवाली जसपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया है। क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा ने बताया कि लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कुछ दिनों से सूचना आ रही थी कि कुछ लोग प्रतिबंधित दवाइयां बेच रहे हैं। उसी क्रम में कार्रवाई की गई। खबर लक्सर से है, जहां खेड़ी खुर्द गांव में एक महिला ने अपने पड़ोसी पर अपने साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पड़ोसी रात में उसके घर में घुसा और जबरदस्ती उसका मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने किसी शोर मचाया तो आरोपी भाग निकला, लेकिन भागते समय आरोपी की चप्पल, मोबाइल और कुछ सामान महिला के घर में ही छूट गया। महिला ने मामले की शिकायत लक्सर पुलिस से की। पीड़ित महिला के अनुसार पुलिस पीड़ित महिला पर दबाव बना रही है कि आरोपी का मोबाइल वापस कर दो, वरना वह मोबाइल चोरी के जुर्म में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे। पीड़ित महिला का कहना है कि आरोपी की मजबूत पकड़ के चलते पुलिस मामले में कार्रवाई करने से बच रही है। पीड़ित महिला पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रही है। तो वहीं नैनीताल पुलिस महकमे से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि रामनगर कोतवाल अरुण सैनी को डीआईजी कुमाऊं ने सस्पेंड कर दिया है। साथ ही डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत ने कोतवाल अरुण सैनी को सस्पेंड करते हुए कहा कि कोतवाली रामनगर में नियुक्त प्रभारी निरीक्षक अरुण सैनी, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित है, जिसके कारण डीआईजी के कोतवाल अरुण सैनी को सस्पेंड किया गया। लक्सर क्षेत्र में गाय भैंस का अवैध सीमन बेचे जाने का मामला सामने निकल कर आया है। पशु स्वास्थ्य विभाग के लक्सर प्रभारी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में ही विभागीय कर्मचारियों ने ऐसे ही एक मामले का खुलासा किया है। वीरेंद्र सिंह ने बताया कि लक्सर क्षेत्र में कई लोगों द्वारा शिकायत की गई थी कि बाहरी क्षेत्रों के कुछ लोग यहां आकर के गाय और भैंस का सीमन अवैध रूप से बेच रहे हैं, जिसकी क्वालिटी भी खराब होने की शिकायत की गई थी। और इसको लेकर के उन्होंने टीम बनाकर एक साथ छापा मारा, जहां एक व्यक्ति जो एक कार में गाय और भैंस का सीमन लेकर आया था, उसे
बातों में लगाकर बातचीत की। बातों ही बातों में उसने स्वीकार किया कि हम बाहर से सीमन लाते हैं और क्षेत्र में पशुपालकों को या कुछ तथा निजी पशु डॉक्टरों के माध्यम से सीमेन की बिक्री करते हैं। एक यूएलडीबी के कार्यकर्ता योगेंद्र द्वारा सूचना दी गई कि अवैध रूप से सीमेंट की बिक्री हो रही है पेट्रोल पंप के पास। तो मैं और मनोज जी, हमारे फार्मासिस्ट हैं, हम दोनों वहाँ गए। तो वहाँ पे देखा कि एक सीमेंट विक्रेता अवैध रूप से सीमेंट बेचने की कोशिश कर रहा था। जब तक हम वहाँ पहुँचे और मनोज जी ने उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करी, उससे बातचीत हो रही थी, तो एक तरह से उसने गाड़ी स्टार्ट ही कर रखी थी और गाड़ी लेके वो भाग गया। उसके साथ एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग और बैठे हुए थे। क्योंकि हमारे पास ना तो पुलिस प्रोटेक्शन था, ना यूएलडीपी के साथ में कोई कार्यकर्ता साथ में थे, हम 2 थे, वो 3-4 लोग थे, तो इस वजह से हम उसको पकड़ नहीं। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महानिदेशक सूचना वंशीधर तिवारी ने रविवार को प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अनुपम खेर से शिष्टाचार भेंट की। बता दें कि अनुपम खेर अपनी एक नई फिल्म की लोकेशन रैकी की सिलसिले में उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं। यह भेंट देहरादून में इंदिरा नगर में प्रस्तावित शूटिंग लोकेशन पर हुई। इस दौरान अनुपम खेर ने पिछले दिनों लैंडस्लाइड क्षेत्र के लोकेशन की रैकी भी की थी। साथ ही वंशीधर तिवारी ने अनुपम खेर को उत्तराखंड की फिल्म नीति की जानकारी देते हुए उनकी नई फिल्मों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। तो वहीं रामनगर में एक तेज रफ्तार कार ने एक 10 साल के बच्चे के साथ ही 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जबकि एक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मौके पर मौजूद भीड़ ने तुरंत ही कार सवार युवक को उसको पकड़ लिया, जो कि नशे में धुत बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने कार के ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी। एक सब्जी वाले भैया खड़े थे, तो हम लोग सब्जी ले रहे थे, जिसमें कि मेरा भतीजा, मैं और सब्जी वाला, एक हमारे पड़ोस का भाई, हम 4 लोग यहाँ पे सब्जी ले रहे थे। मैं सब्जी लेके अंदर गई हूँ, इतनी स्पीड में एक कार नीचे से, ये नील कमल के वहां से स्पीड में आई है, बहुत ही तेजी से। ड्राइवर ड्रिंक करा हुआ था, उसने मेरे चाचा की बाइक को उड़ाते हुए मेरी दुकान से कार एकदम उछाली। 3 लोग जाके रोड में गिरे, जिसमें कि मेरे भतीजे को भी पैरों में चोट आई है और जो भाई है उससे भी गंभीर चोट है, और जो सब्जी वाला है उसका भी मतलब वो ज्यादा ही सीरियस। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, देहात क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आबकारी विभाग की टीम ने नारसन कला गांव में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की, जिसमें मौके से 500 लीटर लहन और 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। आबकारी विभाग की टीम ने बरामद लहन और कच्ची शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, जिससे शराब बनाने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग द्वारा समय समय पर कच्ची शराब के कारोबार करने वालों पर छापेमारी की जाती है। रात में मैं अपने मुखबिर की सूचना से मिली कि नगला नारसन कला के गांव में के जंगल में कोई भट्टी चला रहा कच्ची शराब की। तो हमने उसी की तैयारी करते हुए अपने स्टाफ के साथ संदिग्ध जहां हमें जगह बताई गई थी उस पर छापा मारा। वहां हमें भट्टी चलती हुई और दूर से लाइट जलती हुई दिखाई दी, तो हमने जांच लिया कि यहाँ वास्तव में भट्टी चल रही है। जैसे ही हमारी मोबाइल की टॉर्च जली, हमने रास्ते में जलाई, तो जो संदिग्ध व्यक्ति था वो देख के वहाँ से भाग गया और हम मौके पे पहुँचे तो देखा तो वहाँ से भट्टी चल रही। अगली खबर की ओर आपको बता दें कि खबर हरिद्वार से है, जहां भारत विकास परिषद उत्तर मध्य क्षेत्र की 2 दिवसीय क्षेत्रीय अधिवेशन का आज समापन हो गया, जिसका उद्घाटन एक दिन पहले जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने किया था। अलग अलग सत्रों में आयोजित होने वाले इस अधिवेशन में 450 से अधिक डेलीगेट्स ने भाग लिया। अधिवेशन के विषय में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तरुण शर्मा ने कहा कि इस 2 दिवसीय अधिवेशन के दौरान अलग अलग सत्रों में संगठन की गतिविधियों और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
कोटद्वार के लोकमणिपुर इलाके में एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें एक महिला बुरी तरीके से झुलस गई। आपको बता दें कि 30 वर्षीय महिला अपनी दुकान में काम कर रही थी कि इस बीच अचानक दुकान में भयानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से महिला बुरी तरीके से जल गई। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से महिला को आग की चपेट से बाहर निकाला। महिला को बेस अस्पताल कोटद्वार लाया गया है, जहां महिला का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर के मुताबिक महिला का शरीर 80% जल चुका है। एक हमारे पास पेशेंट आई है अनुपम नाम से, जिसको एलएच हिस्ट्री है कि उसको बर्न हुआ है, उसको सीवियर बर्न है, 80 to 90% के अराउंड बर्न है उसको। अभी हम उसी का प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। अभी उसका फेस, दोनों हाथ, एब्डोमेन रीजन, बैक और दोनों फुट अभी वही जले हुए हैं, 3rd डिग्री बर्न है। अभी फ़िलहाल हम सर्जरी वाले जो डॉक्टर हैं उनका ओपिनियन लेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि रेफ़र करना है या यहीं पर उसका ट्रीटमेंट हो पाए। हमने कमरे दुकान में आग लगती देखी है, ठीक है ना। वहाँ पे बिजली से शॉर्ट सर्किट हुआ है वो, क्योंकि हमारा भी देखने में यही आया कि शॉर्ट सर्किट हुआ। लड़की वहाँ अंदर खड़ी हुई है दुकान के अंदर ये दुकान है बरामदे में, अंदर उधर रूम है उनका। तो दुकान में आग लग रही थी, हम लोग वहाँ थे सब लोग। हम फिर वहाँ हमारे गाँव वाले पूरे इकट्ठे हुए, हमने दुकान में आग बुझाई। तब आग बुझी नहीं थी पूरी इतनी, लेकिन हम बोरिया ओढ़कर हम लड़की को निकाल के ले आए अंदर से। कोटद्वार के लोकमणिपुर इलाके में एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें एक महिला बुरी तरीके से झुलस गई। आपको बता दें कि 30 वर्षीय महिला अपनी दुकान में काम कर रही थी कि इस बीच अचानक दुकान में भयानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से महिला बुरी तरीके से जल गई। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से महिला को आग की चपेट से बाहर निकाला। महिला को बेस अस्पताल कोटद्वार लाया गया, जहां महिला का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक महिला का शरीर 80% तक जल चुका है। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगने की वजह से हादसा हुआ। अगली खबर की आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस की ओर से अभी से प्रत्याशी घोषित किए जाने की पैरवी की है। हरीश रावत का कहना है कि पार्टी को अभी से अपने चेहरे घोषित कर देने चाहिए, ताकि प्रत्याशी समय से अपनी चुनावी तैयारी कर सके। पूर्व मुख्यमंत्री के मुताबिक पार्टी को भविष्य में अपने गठबंधन सहयोगी के प्रति और संजीदगी दिखानी होगी। सर हमने संगठन चरनौसी शाखा के बने हैं 5, जिनमें से 900 और साथ ही जो है हम 40 साल आपको दे दिए सर। श्योर हम भी बचाने लगे, बचने लगेंगे सर। हमने बाहर ही रखा हुआ है सर, अंदर नहीं करने दिया, बुखार है उनको। साथ आज हम 17 विकास रत्न हम बना चुके सर। 1820 सर। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और लगातार संगठन पार्टी के हर वर्गों के साथ बैठक करने में जुटा हुआ है। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिले के सभी जिला अध्यक्षों, प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। आने वाले समय में पार्टी के कार्यक्रमों को किस तरीके से किया जाए, इसको लेकर बैठकों का दौर जारी रहेगा। विषय कार्यक्रमों को धरा पर उतारने के लिए जिले के संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए प्रत्येक जिले के संघ अध्यक्ष, जिले के प्रभारी हमने बैठक में बुलाए हैं और आगामी दिनों के जो कार्यक्रम, खास तौर पर हमारे विभिन्न जो वर्ग हैं उन वर्गों के बीच के जो कार्यक्रम हमारे होने हैं, इसके साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम का प्रबंधन है, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम में इन्वॉल्व होते हैं। अभी विश्वकर्मा योजना पूरे प्रदेश के अंदर अब लागू हो गई है, इसलिए उस विश्वकर्मा योजना को भी धरातल पर गरीब व्यक्ति तक वो उसका लाभ पहुंचे, इन सब विषयों को लेकर आज की बैठक होने वाली। साथ साथ भविष्य हमारे प्रत्येक विधानसभा के हर मंडल में हमारे जो है 11 की टोली, जो बूथ टोली है, उसका सम्मेलन होने वाले, उनका स्थान किस स्थान पर होगी, सारे विषय की चर्चा आज की बैठक में होने वाली। तो वहीं उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड की बोर्ड बैठक में बिजली तारों में 23 से 27% बढ़ोतरी की प्रस्ताव को सहमति दे दी गई है। इसके बाद यूपीसीएल दरें बढ़ाकर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर करेगा। बताया जा रहा है कि ये दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगी। ऊर्जा भवन के अपर मुख्य सचिव और निगम के अध्यक्ष राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया। अब बिजली बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि एक तरफ मुख्यमंत्री उत्तराखंड को
ऊर्जा प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं अब बिजली दरों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। आज के समाचार पत्रों में हास्यास्पद दो खबरें लगी हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री के कसीदे पढ़ते हुए बयान लगे हैं जिसमें वो प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं और पता नहीं कितने लाख करोड़ के निवेश की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी खबर छपी है कि अगले अप्रैल से 27% बिजली का के बिलों में इजाफा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो गरीब जनता आखिर जाए तो जाए कहाँ, जिसके घर में बेरोजगार लड़का बैठा हुआ है, जिसकी थाली में ना दाल है ना सब्जी समा पा रही हैं, गैस सिलेंडर 1200 से ज्यादा का हो रहा है। तो एक तरफ आमदनी तो नील है घर की और महंगाई छप्पर फाड़ के है, ऊपर से आप बिजली की दरें भी लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। 7 साल भाजपा को यहाँ हो गया, 7 सालों में 5 से 7 बार ये बिजली की और पानी की दरें बढ़ा चुके हैं और जिस वक्त चुनाव में जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम विकास के पथ पर अग्रसर प्रदेश को दौड़ाएंगे, डबल इंजन की ट्रेन दो हमको। ऐसे में जनता ने तो पूरा प्यार और विश्वास दिया, पता नहीं कहाँ कमी रह गई कि कोई भी आमदनी का जरिया भाजपा की सरकारें खोज नहीं पा रही हैं और लौट घूमकर सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता की जेब पर ही डाका डालना एकमात्र उपाय बच रहा है। नैनीताल के बैलपोखरा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। विभिन्न विभागों ने शिविरों में दी गई सरकारी योजनाओं की जानकारी और कई लोगों को योजनाओं से भी जोड़ा गया। रुक करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि खबर हल्द्वानी से है, जहां गौ सेवकों ने डीएम को ज्ञापन देकर विरोध जताया है कि सड़कों से बेसहारा गोवंश को पकड़कर गौशाला भेजा जा रहा है। उन्हें पकड़ते वक्त उनके साथ क्रूरता से पेश आया जा रहा है। एक वाहन में 4 से 7 गोवंशों को ठूस कर गौशाला ले जाया जाता है। गौ सेवक जोगांद्र राणा जोगी ने बताया कि बेल पड़ाव आश्रम में गोवंश की नियमित देखरेख, खानपान और उपचार की व्यवस्था भी नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते गोवंश दम तोड़ दे रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में नैनीताल जिले की जिला अधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि इस बाबत नगर निगम को निर्देश दे दिए गए हैं और इसकी नगर निगम जानवरों को पकड़ते समय नियमों का पालन भी करना होगा। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।